नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का हर किसी के सर चढ़कर नशा बोल रहा है। आलम यह है कि लोग दवाइयां तक घर बैठे ऑर्डर कर रहे हैं और करें भी क्यों ना, अट्रैक्टिव डिस्काउंट और ऑफर्स जो आपको मिलते हैं। लेकिन ऑनलाइन दवाइयां, मेडिसिन ऑर्डर करना किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि ई फार्मेसी कंपनियों पर नियमों को नजरअंदाज कर बिजनेस किया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन के दौरान घरों में कैद लोगों ने जमकर ऑनलाइन शॉपिंग की, चाहे ग्रोसरी मंगाना हो या कपड़े और लजीज खाना। लेकिन एक और चीज थी जो लोगों ने घर बैठे ऑर्डर करनी शुरू कर दी, वो है दवाइयाँ। आज की तारीख में ऑनलाइन दवा खरीदने के लिए एक दो नहीं बल्कि दर्जनों प्लेटफॉर्म्स हैं। आज जबकि पूरी इकोनॉमी खुल चुकी है, फिर भी लोग डिस्काउंट के लालच में ऑनलाइन दवाइयाँ खरीदने की आदत नहीं छोड़ पा रहे हैं। लेकिन चंद पैसों की छूट का ये डिस्काउंट आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि गुजरात हाईकोर्ट ने दवाओं और शेड्यूल्ड दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बिना प्रिस्क्रिप्शन के ऑनलाइन मिलने वाली इन दवाओं पर रोक लगाने की अपील की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ई फार्मेसी कंपनियां कस्टमर और कर्मचारी के बीच कॉल पर बातचीत करवाकर प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर लेती हैं। इसके साथ ही कई ई फार्मेसी के पास ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 18 के तहत मिलने वाली जरूरी लाइसेंस भी नहीं है। यहाँ तक कि ये प्लेटफॉर्म्स कुछ दवाएं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के ही बेच देती हैं। ऐसी दवाओं को 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी आसानी से खरीद सकते हैं। आरोप ये भी लग रहा है कि ऐसी दवाइयाँ जिन्हें बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खरीदा जा सकता है, यानी शेड्यूल दवाइयों को ई फार्मेसी कंपनियां धड़ल्ले से बेच रही हैं। यानी नियम कानून को ताक पर रख के सिर्फ कारोबार को बढ़ाने के लिए ये कंपनियां लोगों की सेहत से खेल रही हैं। ये पहली बार नहीं है जब ई फार्मेसी कंपनियों पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। कुछ समय पहले कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी ई फार्मेसी पर लगाम लगाने की मांग की थी। कैट ने आरोप लगाते हुए कहा था कि ई फार्मेसी के नाम पर ये ऑनलाइन कंपनियां उन दवाओं को भी बेच रही हैं जिनकी अनुमति नहीं है। अब जबकि मामला कोर्ट पहुंच चुका है, तो देखने वाली बात यह होगी कि ई फार्मेसी कंपनियां अपनी दलील में क्या कहती हैं। ईटी नाउ स्वदेश। तो ऐसे में अब कई सवाल उठते हैं। कैसे लगेगी ई कॉमर्स कंपनियों के तौर तरीकों पर रोक? ग्राहकों को दवाइयां खरीदने से पहले क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? दवाइयाँ डिलीवर के वक्त किन चीज़ों को चेक करना चाहिए? इन सभी सवालों पर हम जवाब लेंगे और साथ ही फार्मेसी कंपनियों का यहाँ पर जो हमारे पैनलिस्ट पक्ष रखेंगे या जो भी बारीकी है और जो भी सही मुद्दे हैं उनको उठाने की कोशिश करेंगे हमारे पैनलिस्टों के साथ। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल के जनरल फिजिशियन डॉक्टर प्रदीप शाह और इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट बिजॉन मिश्रा भी हमारे साथ आगे चलकर जुड़ेंगे शो में। डॉक्टर प्रदीप, स्वागत है आपका। डॉक्टर प्रदीप, यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, क्योंकि दवाइयाँ ऑनलाइन या ई फार्मेसी वेबसाइट से खरीदना कहीं ना कहीं आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करना है, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना कोई रिपोर्ट को चेक किए हुए केवल आप फ़ोन पर किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात कर लेते हैं और दवाइयाँ ले लेते हैं। इतने नेग्लिजिबल आप अपनी सेहत को लेकर कैसे हो सकते हैं? इसमें ऐसा है कि दो तीन पहलू है इस चीज के। एक तो दवाइयाँ थोड़ी सस्ती मिलती है, डिस्काउंट की 20% 25% इस रेंज में आता है। लेकिन किसी को भी दवा लेने से पहले ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि ये जो ई फार्मेसी है ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। और दूसरा, ई फार्मेसी रजिस्टर्ड भी रहेगी तो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने दिया तो ही मीन्स वो दवा दे सकती है। अभी हुआ ऐसा है कि देयर आर लॉट ऑफ अनरजिस्टर्ड ई फार्मेसी और लोग सेल्फ मेडिकेशन का भी इसमें बहुत डेंजर है। मतलब आपको कभी सर्दी खांसी हुआ तो यू विल डायग्नोज योर सेल्फ एंड आप खुद ऑर्डर दे देंगे और एक का दूसरा दवा आपको मिल सकता है। इसमें दो तीन नुकसान ऐसे है कि जो ये ई फार्मेसी में से जो दवाइयाँ आती है, अगर वो स्टैंडर्ड ई फार्मेसी रहेगी, वो स्टैंडर्ड मेडिसिन प्रोडक्ट रहेगा और वो डिस्काउंट में मिलता रहेगा तो ग्राहक
फायदा है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट के लालच में यू मे गेट मेडिसिन विच आर सब स्टैंडर्ड। कभी कभी तो आउट ऑफ डेट मेडिसिन भी आ जाते हैं, कभी कभी इस तरह के इंग्रेडिएंट उसमें आते हैं जो अपने बॉडी के लिए और सेहत के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो इस सब चीज को मद्देनजर रखते इसमें रेगुलेशन लाने की बहुत जरूरत है, और एक स्टैंडर्डाइजेशन अगर हो जाएगा तो ग्राहक को मतलब थोड़ा फायदा हो सकता है। बट अदरवाइज तो ई मेडिसिन में डायरेक्ट ऐसे दवा लेना इज नॉट दैट गुड। और यहीं पर हमें मुद्दे को फोकस करते हुए दर्शकों को ये समझाना होगा कि किस तरह की ऐसी ई फार्मेसी साइट्स हैं जहां पर आप दवाइयां ऑर्डर कर सकते हैं। दवाइयां ऑर्डर करने का तरीका क्या है, कैसे पहचानें कि आपको सही तरह की दवाइयां दी गई है या नहीं दी गई है। केवल कोई चीज़ आपको ऑनलाइन मिल रही है, सस्ते में मिल रही है, अच्छे डिस्काउंट्स आपको मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए सही है। तो जॉन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। देखिए, देश भर में जन औषधि अभियान चलाया जा रहा है। 600 से अधिक जन औषधि केंद्र हैं यहाँ पर। अगर आप गूगल भी करेंगे तो शायद आपको आपके घर के नज़दीक कोई जन औषधि केंद्र मिल भी जाएगा। उसके बावजूद भी केवल कुछ डिस्काउंट के लिए आप इस तरह की ई कॉमर्स, ई फार्मेसी साइट से अपने दवाइयाँ लेते हैं जो कि आपके लिए घातक हो सकती हैं। कहीं ना कहीं जागरूकता की तो कमी आप मानेंगे ही ना? बिल्कुल, जागरूकता की कमी है। और डिस्काउंट क्यों हो, हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो एक्चुअल प्राइस है वो प्राइस एमआरपी में दिखना चाहिए, और ये नहीं कि भ्रमित करके हमको ये दिखाया जा रहा है कि एमआरपी बढ़ा चढ़ा कर लिखा जा रहा है और फिर हमको 40% डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये तो भ्रमित हुआ। हम तो ये चाहेंगे कि ऐसा कानून आए कि एमआरपी होनी चाहिए, वही एमआरपी छपनी चाहिए। ये नहीं कि हमको डिस्काउंट के लोभ में लोगों को मतलब भ्रमित कर दें और फिर गलत सलत दवाई बेच दें। और दवाई कोई एक कमोडिटी नहीं है, ये दाल चावल नहीं है, ये हेल्थ है। ये आपका सेहत को लेकर सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो दवाई के साथ हम लोग को बहुत ही केयरफुल होना चाहिए ताकि हमको सेफ मेडिसिन मिले, सही गुणवत्ता वाला मेडिसिन मिले, कानून के तहत मिले। आपने जैसे जन औषधि की बात की है, जन औषधि इसलिए लाया गया क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन का प्रचार नहीं हो रहा था हमारे देश में। प्रधानमंत्री ने जन औषधि को एक बहुत बड़ा एक पिक्चर बनाया और सारे देश में उसको फैलाए, क्योंकि कम से कम पैसे में हमको अच्छा गुणवत्ता का दवाई चाहिए। और सरकार यदि उसको बेच रहा है तो इसका मतलब उसमें बहुत सारे क्रेडिबिलिटी की बात है, अब विश्वासदायक है। और हम लोग ऑलवेज चाहेंगे कि सरकार का मान्यता हो, जो चीज हम खरीदते हैं उस चीज का मान्यता हो। तो हम ये सोच रहे हैं, कई सालों से सरकार के सामने भी हम लोग अपना विनती रखे हैं कि हम लोग एक कानून बनाए हैं ई फार्मेसी को लेकर कि आप कैसे ई फार्मेसी चलाना चाहिए हमारे देश में। उसका एक ड्राफ्ट रेगुलेशन भी बनाए हैं, लेकिन अभी तक उसको लाया नहीं जा रहा है। कारण पता नहीं लग रहा है क्यों नहीं लाया जा रहा है। लेकिन हम उपभोक्ता के नाते हम बड़े चिंतित है कि हम खरीदें नहीं खरीदें, कैसे खरीदें, खरीदना चाहिए तो क्या कानून से हमको सुरक्षित महसूस होगा कि नहीं, कानून है कि नहीं हमारे देश में। हमारे पास अभी कोई सूचना नहीं है इसके बारे में। तो ये बहुत गलत हो रहा है हमारे देश में, जो हम लोग को तुरंत जल्दी से जल्दी सुधारना। इतने फैल गए हैं, इतने ई फार्मेसीज आ गए हैं जो मतलब जिनको कोई मानक नहीं है, जिनका कोई तौर तरीका नहीं मालूम। कोई भी आदमी के वेबसाइट खोलकर कुछ भी बेचना शुरू कर देता है, कोई भी प्राइस में देने शुरू कर देते हैं। तो एक जो आम जनता अपने सेहत के चलते और सेहत के रखरखाव के चलते वो जल्दी से जल्दी उसको उपलब्ध करना चाहते हैं कम से कम पैसे में। तो वो सोचता है कि ये कानूनी है, हमको सही गुणवत्ता मिलेगा
लेकिन जब वो फंस जाते हैं, जब उनको बिल्कुल। धोखा हो और जाता देखिए है, कहीं ना कहीं जो ग्राहक होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, जो खरीदार होते हैं, अगर दवाइयों का खर्च बहुत ज़्यादा है तो हर किसी की यही कोशिश होती है कि कम से कम दाम में आपको दवाइयाँ जो है वो मिल जाए, और इसीलिए वो तमाम तरह के विकल्प को एक्सप्लोर भी करते हैं, जिसमें से शायद ई फार्मेसी जो साइट्स हैं वो भी आ जाती हैं। लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि इसके अलावा भी बहुत सारे विकल्प हैं और तरह की दवाइयाँ बेची जाती हैं ई फार्मेसी वेबसाइट्स पर। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ डॉक्टर प्रदीप, आप ब्रांडेड दवाइयाँ और अनब्रांडेड दवाइयों पर थोड़ा सा तवज्जो दें, बिकॉज अगर दोनों एक ही तरह की दवाई है, जस्ट बिकॉज कोई दवा ब्रांडेड है और कोई दवा ब्रांडेड नहीं है तो वो सस्ती होगी और वो आप ले सकते हैं, ये माइंडसेट कितना सही है? बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पर जो बात निकल कर आ रही है वो यही है कि हर किसी को सस्ते में दवाइयाँ चाहिए। अब उसके लिए तो आप अपने घर के नीचे जो फार्मेसी होगी, जो केमिस्ट होगा, आजकल तो वो भी आपको, अगर आप लगातार खरीदारी कर रहे हैं दवाइयों की, तो 15 से 20% का डिस्काउंट दे देते हैं। आप चाहें तो सरकारी अस्पताल से ले सकते हैं। तमाम तरह की केंद्र सरकार ने अमृत फार्मेसी जो कि सस्ती और अच्छी क्वालिटी की आपको दवाइयाँ दिलाती है, उसका भी यहाँ पर बंदोबस्त किया हुआ है। तो ब्रांडेड अनब्रांडेड का जो एक खेल है, ये बताएं ये क्या है और ये कहाँ कहाँ बिकता है? देखो, ऐसा है कि दवाइयाँ तो ये नॉर्मल रेगुलर कंज्यूमर प्रोडक्ट तो है नहीं, दवाइयाँ तो एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है और इसके अंदर बहुत सारी मतलब चीजें हैं जो मद्देनजर रखना चाहिए। जैसे कि ब्रांडेड दवाएं जो रहती है तो उसके पीछे जो कंपनी रहती है उसका पूरा अकाउंटेबिलिटी रहता है। नो डाउट कि ब्रांडेड दवाइयाँ भी थोड़ा प्रॉफिट जरा ज्यादा लेती है और उसका प्राइस जरा ज्यादा रखती है, बट जेनेरिक के अंदर तो क्या है कि जेनेरिक मतलब एक केमिकल फॉर्मुलेशन जो है वो अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से बनाती है। और एक कंपनी सपोज किसी ब्रांड का एक्स का दवाई का कीमत समझो 100 रुपया रहेगा, उसी फॉर्मुलेशन की दूसरी दवा 50 में मिलेगी, उसी फॉर्मुलेशन की दूसरी दवा 20 में मिलेगी। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी इंग्रेडिएंट्स थोड़े सब स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, या तो उसका जो मतलब कंटेंट है उसके अंदर भी कुछ आगे पीछे हो सकता है। तो जेनेरिक इज वेलकम, बट इसमें जो रूल्स रेगुलेशन है या जो कायदे कानून है ये थोड़े और सख्त होना चाहिए, क्योंकि 20, 30, 40% डिस्काउंट कब मिलेगा? कोई लॉस में तो अपना बिजनेस नहीं करेगा। तो जो सप्लाई करने वाले हैं जो ई फार्मेसी, उसको भी तो कुछ प्रॉफिट मिलता रहेगा, तभी वो आगे पास ऑन करते रहेंगे ना। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं कि जो दवा की कीमत डिसाइड होती है, तो उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन लाना बहुत जरूरी है। वैसे ब्रांडेड और अनब्रांडेड में ज्यादा अगर केमिकल कंपाउंड अगर प्योर रहेगा और उसका पूरा स्ट्रिंजेंट अगर मैकेनिज्म रहेगा तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। और इसीलिए गवर्नमेंट ने अनब्रांडेड दवाइयां मतलब जेनेरिक दवाइयों को प्रोत्साहन दिया है। बिल्कुल। बिजॉन जी, मुझे ये बताएं, देखिए ई फार्मेसी से दवाइयाँ मंगाने में कोई हर्ज नहीं है, बशर्त ये है कि आप जहाँ से दवाइयाँ मंगा रहे हैं वो प्रेस्क्रिप्शन देखकर आपको दवाइयाँ दे रहे हैं। ये नहीं कि आपने फ़ोन उठाया, उनको अपने सिम्टम्स बता दिए और वही आपके डॉक्टर बन गए और उनको आपके के तहत जो दवाई ठीक लगी उन्होंने आपको दे दिया। सवाल ये है कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, अब एक आम आदमी के लिए, हम और आप जैसे लोगों के लिए जो शायद इतने टेक सेवी नहीं है, कैसे समझ पाएंगे कि कोई वेबसाइट रजिस्टर्ड है या नहीं है, और अगर रजिस्टर्ड है तो किसके तहत रजिस्टर्ड है? ये सब बहुत टेक्निकल चीजें हैं, ये आम आदमियों को नहीं पता होती है। बिजॉन जी बिल्कुल सही, इसलिए पता करने के लिए कानून लाना अनिवार्य है। और हम ये बार बार कह रहे हैं, कोई भी दवाई बेगर लाइसेंस का बिक नहीं सकता है। हर एक दवाई को मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइसेंस होता है, और जो स्टेट रेगुलेटर होता है उनका काम होता है सर्वेलेंस करना, एक सैंपलिंग करना, जांच करना, रेड करना। और जब आप उसको एक पारदर्शिता के साथ लोगों के सामने लाते हो तब लोगों में एक विश्वास पैदा होता है। इसी आज क्या है कि हम अंधाधुंध खरीद रहे हैं ये सोचकर कि जो भी हम खरीद रहे हैं वो सही है, जबकि वो सही नहीं है। कई जगह पे जो पाया गया है, हम लोग स्टडी किए हैं, इंडिया ने एक लार्जेस्ट स्टडी किए हैं, 45,000 मेडिसिन मार्केट से उठाया है, रिटेलर से 8.5 करोड़ रुपया खर्चा किया है इस स्टडी में। और उस स्टडी ने कई इंपॉर्टेंट चीज रिवील किया है
और उसका जो रिकमेंडेशंस है, उस रिकमेंडेशंस के तहत सरकार को तुरंत नया कानून में जो भी कानून है उसमें या तो संशोधन लाइए या तो नया कानून लाइए। हम लोग अभी भी ब्रिटिश राज के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट लेके अभी भी उसको झेल रहे हैं। अब हम लोग को बहुत जल्दी से जल्दी नया कानून लाना अनिवार्य है, ताकि ये सारी चीज जो आप आज मुद्दा उठाए हैं, उस सारे मुद्दे को हम लोग सही ढंग से उसको सॉल्व करें। थोड़ा सा यहाँ पर और बारीकी में हम जाते हैं। अब जैसे कि आपने लाइसेंस का जिक्र किया है, लाइसेंस नंबर जैसी चीज़ें चेक करनी ज़रूरी क्या हो जाती हैं बेजॉन जी? अगर मैं किसी ऑनलाइन वेबसाइट से या ई फार्मेसी से दवाइयाँ मंगा रही हूँ तो मुझे बताएं क्या क्या बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए? क्या उनके बिल पर उनका लाइसेंस नंबर छपा होता है? नंबर 1 है, कोई भी दवाई आप खरीद रहे हो उसको जांच करना चाहिए, उनका लाइसेंस नंबर, उनके फोन नंबर्स, उनका एड्रेस, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज देखनी चाहिए। और यदि कभी भी आपको कोई भी चीजों में शक होता है, उसको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। आज हम लोग के पास हेल्पलाइन नंबर्स हैं। सरकार ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में और कई जगह पे इंडियन फार्माकोपिया कमीशन वहां पे कई हेल्पलाइंस का जिक्र किए हैं। उस हेल्पलाइन को यूज करना चाहिए। जो हम लोगों तक ये बात पहुंचता नहीं है। हम लोग जैसे कुछ लोग को मालूम है, लेकिन हम लोग सरकार को बार बार कह रहे हैं कि जैसे जागो ग्राहक जागो जो कैंपेन होता है, वो टेलीविजन के थ्रू से आप लोग के माध्यम से ये प्रचार होनी चाहिए, एक बड़े रूप से प्रचार होनी चाहिए, जो नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन देखिए डॉक्टर प्रदीप, यहाँ पर केवल गलत दवाइयाँ देने वाला मामला नहीं है। यहाँ पर CAIT ने आरोप भी लगाया है कि जो ई फार्मेसीज साइट्स हैं वो दवाइयाँ भी बेचती हैं जो बैन है। ये कैसे होता है और किस तरह की बैन दवाइयाँ आप ई फार्मेसी से लेते हैं या मिल सकती हैं आपको? अभी ऐसा है तो रेगुलेशंस तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो देयर आर 1-2-4 उसके अंदर मतलब ऐसे चीजें हैं कि आपको कभी कभी फेक दवाइयां भी मिल सकती है, या तो जो इंग्रेडिएंट अपना चाहिए दवा के अंदर उसका मात्रा कम ज्यादा भी हो सकता है, मतलब जरूरत से ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, या कभी कभी टॉक्सिक इंग्रेडिएंट मतलब जिसको लेने से अपना मतलब तबीयत आगे चल के या थोड़े दिन के बाद में अपना नुकसान भी हो सकता है। कभी कभी इलीगल इंग्रेडिएंट्स भी उसमें आ सकते हैं। और ऐसा कोई केस आया है डॉक्टर प्रदीप, क्या आपके पास ऐसा कोई केस आया है जहां पर ऑनलाइन किसी ने दवाई मंगा दी और गलत दवाई उनको दे दी गई, जो बैंड कंपोनेंट था वो उस दवाई में निकला और बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो गई? क्या ऐसे केसेस आपने देखे हैं या आपके आसपास ऐसे केसेस हुए हैं? मैंने कुछ केसेस देखे हैं जिसमें एक्सपायरी होने के बाद में की दवाइयां आई है, और जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उसका जो मतलब मात्रा जो चाहिए वो कम ज्यादा मात्रा रहेंगे, मतलब इंग्रेडिएंट्स का नाम वही रहेगा, लेकिन अभी भी कैसा है कि मेडिकल मेडिसिन में हम लोग जो लिखते हैं कि माइक्रोग्राम, 10 माइक्रोग्राम, 20 माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, तो उसके अंदर आगे पीछे हो सकता है। बिल्कुल। और लोगों जी हाँ, मतलब नॉर्मल जो पब्लिक है उनको इस चीज का आइडिया नहीं रहता है कि मैंने सपोज आपको एक मॉलिक्यूल दिया क्लोरफोमेरामीन, अभी उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज का बहुत रेगुलेशन है। बट ये तो मतलब जो मेडिकल रिलेटेड फील्ड में जो लोग हैं उनको ही पता लगता है, नॉर्मल जो आम जनता है उसको तो इसका पता लगना जरा मुश्किल ही है। और वो लोग फिर ये दवाइयां, हम तो डॉक्टर को भगवान मानते हैं और डॉक्टर ने जो लिख दिया हम उसी को फॉलो करते हैं। अब वो भगवान चाहे किसी क्लिनिक में बैठे, अस्पताल में बैठे या ई फार्मेसी वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन दवाइयां दे, है ना, इस मानसिकता से थोड़ा सा हमें हटना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा बिजॉन जी इस बात पर भी कि जो बैन दवाइयां बेची जाती हैं कहीं ना कहीं वो देसी और विदेशी कॉर्पोरेट्स के साठगांठ का भी एक नतीजा होता है, क्योंकि वो भी कुछ बैंड कंपोनेंट्स हो सकता है पुश करते हो देश में अपने फायदे के लिए। अब एक आम आदमी को तो इसकी समझ नहीं होगी ना। वो नहीं, यही तो काम है रेगुलेटर का, इसीलिए तो रेगुलेटर बनाया गया है। हर स्टेट गवर्नमेंट में रेगुलेटर है,
सेंट्रल रेगुलेटर है, टाइम टू टाइम उनको जांच करना उनका जिम्मेदारी है। उनको मार्केट से सैंपल उठाकर लोगों तक बताना कि सैंपल का टेस्टिंग का क्या रिजल्ट्स निकला, ऑनलाइन बताना है, वेबसाइट्स में बताना है, इसको प्रचार करना है। ये नहीं हो रहा है हमारे देश में। सर, जो रेगुलेशन है तेजौन जी, वो क्या कहता है, जरा इस पर हम डालते हैं नजर बारीकी से। क्या, सॉरी, जो मौजूदा रेगुलेशन है वो हमको बताएं क्या कहता है। रेगुलेशन ये कहता है कि स्टेट रेगुलेटर को टाइम टू टाइम मार्केट से नमूना उठाकर उसको कॉम्पिटेंट लेबोरेटरी में टेस्ट करके उसका रिपोर्ट को पब्लिक करना चाहिए। टाइम टू टाइम रेगुलेटर बताता है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि ये जांच में फेल हो गया है, इसका बैच आप विड्रॉ कीजिए मार्केट से। वो विड्रॉ भी होता है, लेकिन आम लोगों तक इस बात को नहीं पहुंचाया जाता है जो कानूनी रूप से पहुंचाना चाहिए। इसका होना बहुत जरूरी है हमारे देश में, इसका कमी है। ये कानूनी हम लोग का हक है। कानूनी ये कहा जाता है कि रेगुलेटर को ये सारे बात को निष्पक्ष के रूप से लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जबकि वो नहीं पहुंचता है। वो केवल वेबसाइट तक सीमित हो जाता है। कई बार खाली केवल एक ब्यूरोक्रेटिक मतलब कॉकवेब में फंस जाता है। खाली लिखा पढ़ी होते हैं फाइल में, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचता है। ये बहुत जरूरी है लोगों तक पहुंचाना, मीडिया के थ्रू से, आपके थ्रू से अनाउंसमेंट होनी चाहिए। रेगुलेशन की शर्तें आपने अभी हमको बताई हैं, क्या उस पर भी अमल किया जाता है और क्या ये पैन इंडिया किया जाता है? सिर्फ 2-3 बड़े शहरों में आपने ये सैंपल ले ली और जांच करा ली और काम खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं है। ये जो चीजें हम बात कर रहे हैं, और ये तो केवल ई फार्मेसी की बात हो रही है। छोटे शहरों में हो सकता है कि जो आपके केमिस्ट हैं वो ही इस तरह की दवाइयां बेच रहे हो और उनके पास शायद लाइसेंस भी हो, वो तो रद्द होना चाहिए। बेजौन जी, बिल्कुल। इनफैक्ट हमारे देश में आज के दिन में गांव में स्पेशली जितने दवाई दुकान है जो दवाई बेचते हैं, उनको अथॉरिटी नहीं है जो दवाई बेचने का, उनके पास लाइसेंस नहीं है और वो गैर कानूनी रूप से दवाई बेचते हैं। इसको तुरंत रोकना चाहिए, जो नहीं हो रहा है हमारे देश में। और आम जनता नहीं जानते हैं कि उनका लाइसेंस है कि नहीं। वो फेक सर्टिफिकेट दिखा के दुकान चलाते हैं। वो फेक, एक आदमी जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, एक आदमी के पीछे कई दुकानें होते हैं। ये सारे जांच में निकल कर आया है, लेकिन फिर भी हम नहीं देखते हैं कि उसमें कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो हम लोग के पक्ष में, आम जनता के पक्ष में। और इसको मीडिया का भी रोल है, इसको एक्सपोज करना, इस चीज को आगे ले जाना। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो लॉ मेकर्स हैं, जो लोग पार्लियामेंट में हैं, उनको भी इस बात को उठाना चाहिए और वो लोग उठाते भी हैं कई बार। लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं आपके मीडियम के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जब तक हम लोग जागरूक नहीं रहेंगे तब तक हम लोग सुरक्षित नहीं होंगे। हम ऑलवेज कहते हैं जागरूक उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है, लेकिन जागरूकता लाने के लिए हम लोग सबको मिलकर करना होगा ये काम। ये केवल सरकार का काम नहीं हो सकता है, हम लोग को सबको मिलकर करना होगा ये काम को। और स्पेशली गांव में शिक्षा दिलाना बहुत ही जरूरी है। हम लोग कई कार्यक्रम किए हैं गांव में, जहां हम लोग पाए हैं कि दुकानें जो गांव में चल रहा है, कई दुकानें जो दवाई बेच रहे हैं वो ऑथराइज नहीं है, लेकिन फिर भी वो दवाई बेच रहे हैं, क्योंकि वो जब रेट में आते हैं तब दुकान बंद दिखता है उनको। वो लोग तुरंत, उनको पता लग जाता है पहले से कि आज रेड होने वाला है, तो दुकान बंद कर देते हैं। तो उनके पास सबूत नहीं मिलता है। तो लोगों को सबूत इकट्ठा करना होगा कि कैसे वो गलत काम कर रहे हैं, जिसका कमी है। और इसको लेकर हम लोग को एक भयंकर रूप से एक अभियान शुरू करना होगा। और हम बार बार यही चीज आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि कानून में बदलाव लाना अनिवार्य हो गया है। हर मिनट हम लोग पीड़ित हैं, बिल्कुल हर मिनट कोई ना कोई एक पीड़ित हो रहे हैं गलत दवाई के कारण। अब जरूरी है कि इस लड़ाई को आप गंभीरता से लें और
बढ़ें और कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठाएं। अब जो गुजरात हाई कोर्ट ने दवाओं और शेड्यूल्ड दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ एक रीट याचिका पर जो नोटिस जारी किया है, अब इसके आगे किन किन बातों का फॉलोअप होगा इस केस में? और दूसरा सवाल ये है कि अगर आप भी किसी इसी तरह के घटना से गुजर चुके हैं तो क्या आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं बिजॉन जी? क्योंकि ये अल्टीमेटली लड़ाई तो बड़ी फार्मा कंपनियों के खिलाफ होगी जिनकी हो सकता है अनगिनत ई कॉमर्स ई फार्मेसी साइट्स हो या ऐसी ई फार्मेसी साइट्स जो जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, जो पता नहीं कभी भी धंधा बंद करके जा सकती हैं। देखिए, हम आपको बहुत खुलासा के साथ बोलना चाहेंगे कि हमारे देश में कानूनी रूप से कोई भी कार्रवाई करने के लिए पैसे चाहिए और समय चाहिए, क्योंकि वो बहुत लंबा खिंच जाता है। इसलिए सरकार को खुद ये काम को करना चाहिए, या जो लोग लीगल प्रोफेशन में हैं उनको इस मुद्दे को उठाना चाहिए कंज्यूमर के बिहाफ में, क्योंकि आज कंज्यूमर नहीं जा सकते हैं कोर्ट में। वो छोड़ देता है अपने मतलब डेस्टिनी पे छोड़ देता है कि जो होगा देखा जाएगा, क्या करें, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन हम ये बार बार कहना चाहेंगे कि जो भी काम सरकार कर रही है, बढ़िया से कर रहा है कई काम, उस काम को लेकर लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जैसे हम आपको बोले कि हम लोग एक पोर्टल शुरू किए थे जिसमें सारे स्टेट को डेटा देना चाहिए कि वो कितने सैंपल उठाए हैं, उसका जांच से क्या नमूना से क्या निकला। ये सारे पोर्टल अभी तक स्टेट्स नहीं देते हैं। उन लोग कुछ ना कुछ बहाना दे देते हैं, उन लोग अपना आंकड़ा नहीं शेयर करते हैं। तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई केवल सरकार ही कर सकता है। केंद्र सरकार को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और ये कोई एक मामूली एक मुद्दा नहीं है, ये आपका सेहत को लेकर है, ये आपका लाइफ को लेकर है। तो ये बहुत सीरियस मैटर है। हम समझते हैं कि इस सीरियस मैटर को लाइटली नहीं लेना चाहिए और इस पे कई प्रोग्राम्स करनी चाहिए आप लोगों को भी। बिल्कुल, हमारी कोशिश यही है कि लोगों को जागरूक बनाया जाए। आप जैसे पैनलिस्टों को शो पर बुलाकर दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। लेकिन अब देखना होगा कि यहाँ पर जो रीट याचिका का नोटिस जारी किया गया है, इस पर आगे क्या एक्शन होता है। और जहाँ तक दिशा निर्देश आने की बात है, गाइडलाइंस आने की बात है, तो अब वक्त आ गया है कि ई फार्मेसी वेबसाइट्स पर सरकार थोड़ा सा संज्ञान ले और ग्राहकों के हित के लिए थोड़ा सा और यहाँ पर कड़ाई बरते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।